हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं क्वांट का सेशन जो कि हमारा बेस है डाटा सफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये अपने आप में काफी इजी टॉपिक है। इजी इसलिए क्योंकि देखो इसमें आपको पर्टिकुलर आंसर निकालना नहीं होता, बस आपको ये पता लगाना होता है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये अप्रोच कहाँ से डेवलप होगी आपकी, जब आपकी बेसिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इजी इसलिए रखे हैं ताकि एक आपको बेसिक अप्रोच पता चले कि आपको सॉल्व करना कैसे है। बाद में हम इसका एडवांस वर्जन भी लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन भी लाएंगे, हायर लेवल के। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक हम यूज टू होते हैं इस कंसेप्ट के साथ, फिर हम इसके और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है आपको, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखो मतलब कि हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है और हमारे को दो स्टेटमेंट दिए, तो हमें बस ये पता लगाना है कि हम दोनों स्टेटमेंट्स में से किससे लेंथ निकाल सकते हैं ट्रेन की, या दोनों का यूज करना पड़ेगा या किसी एक से निकल जाएगी। बस हमें ये पता लगाना है, हमें एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना कि ट्रेन की लेंथ होगी कितनी। तो देखिए जब भी स्पीड एंड डिस्टेंस की बात होती है तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने 9th 8th 7th पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड्स। देखो जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जितनी होगी वो क्रॉस करेगी, साथ में एक उसकी जो अपनी लेंथ होगी उसको भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस माना जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड कितनी है ट्रेन की पता नहीं, डिस्टेंस कितना है 220 मीटर तो है, पर साथ में लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, और टाइम कितना दे रही है 15 सेकेंड्स। तो क्या यहां से मैं निकाल सकता हूं, देखो ना एस का पता है ना एल का पता है, दो वेरिएबल और एक इक्वेशन, तो यहां से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इससे आंसर नहीं निकलेगा। दूसरी बात करते हैं, ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन इन 6 सेकेंड्स। देखो फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब एक पर्सन को क्रॉस कर रही है या एक पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन ना, तो डिस्टेंस कितना होता है, जैसे ये पर्सन है या पोल है, ठीक है, अगर इसको क्रॉस करना है ट्रेन ने तो डिस्टेंस वही होता है जो ट्रेन की लेंथ होती है। ठीक है, तो अब वो एक पर्सन को क्रॉस कर रही है 6 सेकंड्स में, तो डिस्टेंस कितना हुआ ट्रेन की अपनी लेंथ, टाइम कितना लिया 6 सेकंड्स। अब यहाँ पे भी देखो ना एस का पता है ना एल का पता है। ठीक है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों आपस में अकेले अकेले आंसर नहीं दे सकती। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी स्पीड की बात हो रही है ट्रेन की, यहाँ पे भी स्पीड की बात हो रही है ट्रेन की, तो स्पीड मतलब एस इसके बराबर है, एस इसके बराबर है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो L अपॉन 6 इक्वल्स टू 220 प्लस L अपॉन 15। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो यहां से आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी आंसर निकालने के लिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे को एल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, बस मेरे को पता लग गया कि यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इससे इजी क्या मिलेगा आपको कि आपको वैल्यू निकालनी ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट, हमें निकालनी है बोट की स्पीड। ठीक है, ये निकालना है हमें, और हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें पता करना है कि हम इनमें से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो बोट कवर्स 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो स्पीड अपस्ट्रीम जो है वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और टाइम कितना है 10, तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड अपस्ट्रीम होता क्या है, यहाँ पे देखिए स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है, जो स्पीड ऑफ बोट है माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, और स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। तो स्पीड अपस्ट्रीम निकल गई 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अपस्ट्रीम होता क्या है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, ये किसके बराबर है 15 किलोमीटर पर आवर के। तो यहां से क्या मैं स्पीड ऑफ बोट निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, वही बात, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से तो नहीं निकलेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमें, रेशियो ऑफ स्पीड डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड अपस्ट्रीम इज 5:3। देखो स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम ये दिया है 5:3, यहां से आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में बात दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। जब एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं तो आंसर कैसे एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, जब भी बात आपकी रेशियो में हो रही है तो एग्जैक्ट आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तब आंसर निकल जाएगा, तब पक्का निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हमें पता है कितनी है 15 किलोमीटर, तो स्पीड हम डाउनस्ट्रीम हम निकाल सकते हैं। देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है हमारी 15 किलोमीटर, तीन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए 5 से, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25।
अगर एक बारी स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आ गई तो आप सिंपल से निकाल सकते हो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। निकालने की जरूरत नहीं थी पर निकाल दिया हमने। और स्पीड ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, कितना है 15। ठीक है, और स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, ये कितना है 25। अब मेरे को अगर स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 के बराबर। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। और वहीं अगर स्पीड ऑफ रिवर बनाना है तो इन दोनों को माइनस कर दो। अगर मैं इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस ये माइनस का 2SR हो जाएगा स्पीड ऑफ रिवर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, स्पीड ऑफ रिवर कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो जब भी आपको इक्वेशन ऐसी हो x प्लस y इक्वल्स टू a, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू b, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस b/2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी a माइनस b/2। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। देखो पहली स्टेटमेंट बोल रही है हमें पता क्या लगाना है कि बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ए और बी इकट्ठे मिलके 18 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो 18 डेज में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि इससे तो आंसर निकलेगा ही नहीं। देखो ना, ये ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं, किसकी एफिशिएंसी कितनी हमें पता नहीं, तो बी कितने दिन में काम करेगा हमें पता नहीं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट यूज करते हैं। दूसरी बोल रही है कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, तो बी प्लस सी कह रहा है 24 दिन में काम कर देगा। तो इधर भी वही बात है ना, बी की एफिशिएंसी का पता है ना सी की एफिशिएंसी का पता है ना टोटल एफिशिएंसी पता है, और वो तो हम इंडिविजुअल कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तब भी आंसर नहीं निकलेगा हमारा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का कंबाइन करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, 6 3 जा 6 4 जा 4 3 जा 12 6 72। ठीक है, ये 72 आ गया, तो 18 3 जा नहीं 18 4 जा और 24 3 जा। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स। ठीक है, b प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो यहां से मैं b की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, निकलेगी नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पे, नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, इसमें से हम किसी से भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। पर इसकी जगह अगर देखो हमें आंसर निकालना होता ना, तो क्वेश्चन पता क्या होता है, A and C can do a piece of work in 18 days and A and B and C can do a piece of work in 12 days। अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना तो मैं B निकाल सकता। कैसे, देखो A प्लस सी दिया है वो है 18 दिन, A प्लस बी प्लस सी दिया है वो कितना दिया है 12 दिन, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो A और C की एफिशिएंसी कितनी आ गई कंबाइन 2 यूनिट्स, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई कंबाइन 3 यूनिट्स। ठीक है, मतलब A प्लस सी जो है वो मिलके 2 यूनिट काम करते हैं, और A प्लस बी प्लस सी जो है वो मिलके कितना 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से A प्लस सी की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो A प्लस सी की जगह 2 लिख सकता हूँ, B इक्वल्स टू 3, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 यूनिट, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में। तो ऐसे निकाल सकते थे हम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तब हमारा आंसर होता कि हम दोनों की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। पर इस सिचुएशन में हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए ये बोला गया है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, एक साइड होती है ए, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो टोटल साइड्स होती है ना उनका सम कितना है। तो देखो एक साइड ए है तो 4 साइड का सम कितना होगा 4a। ठीक है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 4a। ठीक है, तो आपको 4a की वैल्यू दी गई है कितनी 36। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, अगर a की वैल्यू निकल गई तो a स्क्वायर की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा पहले स्टेटमेंट से निकल जाएगा, पर हमने फिर भी दूसरी स्टेटमेंट चेक करनी है
क्या पता दूसरी से भी निकल रहा हो, ठीक है। तो दूसरी में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी दिया है आपको 96, ठीक है। और वो बोल रहा है जो साइड ऑफ स्क्वायर है ना, मतलब ए जो है वो लेंथ से कितना 3 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे L इंटू बी इक्वल्स टू 96 है, तो यहाँ पे वही बात होगी, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो ना मैं लेंथ निकाल पाऊंगा ना ब्रेड्थ निकाल पाऊंगा, और अगर लेंथ नहीं निकाल पाया तो साइड ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा, और साइड ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल पाया तो एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट से मेरा आंसर नहीं निकलेगा। पर यही अगर दूसरी स्टेटमेंट में वो कंडीशन डाल देता है एक, कि जैसे कि यहां पे बोल देता एंड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ इज 3:2 बोल देता, ठीक है, ऐसे बोल देता फिर। तो मतलब कि अगर लेंथ हमारी 3x है तो ब्रेड्थ कितनी होगी 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 96। अब ये कितना हो जाएगा 6x² इक्वल्स टू 96। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ये कितना आएगा आपका 16, x² इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर x 4 आ गया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 से गुना कर दो, लेंथ हो जाएगी 12। अगर लेंथ 12 है तो a कितना होगा, 3 कम कर दो 9। अगर स्क्वायर का साइड आ गई तो उसका एरिया भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा एरिया 81, ठीक है। तो देखो अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी होगी तो आप सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर निकाल सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, प्रॉफिट सेलिंग अ टेबल, ठीक है। एक टेबल को बेचता है दुकानदार तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, परसेंटेज नहीं, कितना प्रॉफिट कमाता है वो। तो पहली इक्वेशन क्या बोल रही है हमें, देखो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। पहली स्टेटमेंट बोल रही है हमें कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो है वो 5:8 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो कितना है 5:8, ठीक है। आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट अकर्ड इज 28%, और यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दी है 28% की। तो क्या यहाँ से मेरा आंसर निकल सकता है, कतई नहीं निकलेगा, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती थी अगर मेरा आंसर निकलता, अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस पता होता, कॉस्ट प्राइस पता होता, प्रॉफिट परसेंट पता है तो मैं कैलकुलेट कर लेता, या मेरे को मार्केट प्राइस पता होता तो मैं रेशो का इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेता, और प्रॉफिट परसेंट दिया तो उससे मैं प्रॉफिट निकाल लेता। पर मेरे को ना कॉस्ट प्राइस पता है ना मार्केट प्राइस पता है, ठीक है। तो यहां से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन तो हमारी फेल हो गई। दूसरी देखते हैं। दूसरा बोल रहा है हमें कि शॉपकीपर ना 20% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस का, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट देता है, और बेचता कितना है टेबल, 320 रुपए का टेबल बेचता है, ठीक है। मार्केट प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया, मतलब मार्केट प्राइस का कितने परसेंट पे बेचा, 80% पे, क्योंकि 20% तो डिस्काउंट दे दिया ना। तो मार्केट प्राइस का जो 80% है वो किसके बराबर होगा, 320 के, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखो जो भी मार्केट प्राइस का हम डिस्काउंट देते हैं ना, जैसे मार्केट प्राइस में मैंने समझ लो 30% का डिस्काउंट दिया, तो मैं मार्केट प्राइस के कितने परसेंट पे बेच रहा हूँ, 70% पे, और यही तो मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है आपका। जो भी हम मार्केट प्राइस के जितने परसेंट पे बेचते हैं वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट प्राइस के 80% पे बेचा, ये आ गया हमारा 320, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को कहीं से अगर कॉस्ट प्राइस पता होता तो मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके आंसर निकाल लेता प्रॉफिट, पर मेरे को कुछ नहीं दिया इसके अलावा, तो दूसरी स्टेटमेंट से भी मेरा आंसर नहीं निकलेगा। पर अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं आंसर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कैसे, दो तरीके आपके निकालने के। या तो आप यहां से सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है। वो कैसे, देखो मार्क प्राइस दिया आपको 300, मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस निकल जाएगा यहां से आपका, देखो मार्क प्राइस का 80% 320 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 320/80 इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। कल कर ही देता हूं, चलो ये हो गया आपका 8 4 32, ये आ गया आपका 400, मार्क प्राइस आ गया 400, ठीक है। तो मार्क प्राइस देखो, ये देखो अब यहां से आपका कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, इसकी रेशो कितनी थी 5:8, 8 की वैल्यू 400 है, यानी कि किससे 50 से मल्टीप्लाई किया होगा,
तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 250। कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 320, प्रॉफिट कितने का हुआ 70 रुपीज का। ठीक है, एक तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको प्रॉफिट परसेंट पता है कितना है 128, देखो प्रॉफिट है 28%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 128% अगर मैं करूं तो वो हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 128% जो है वो है हमारा कितना 320 के बराबर। तो यहां से आप 28% की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 28% की वैल्यू कितनी होगी 320 अपॉन 128 इंटू 28। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो, ये कितने 16 से जाएगा, 16 दूनी 32 और ये 16 6 8 से जाएगा। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा 4 2 जा 4 5 जा 2 1 जा 14 जा 14 5 जा 70। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी निकाल सकते हो, पर हमें कैलकुलेट तो करना ही नहीं है, हमें बस ये बताना था कि आंसर निकलेगा कि नहीं। तो हम दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, और हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।